जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग बिहार दरोगा के जो उत्पाद अवर निरीक्षक पद हेतु 2012 में भर्ती आयोजित किया गया था, उस समय बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भर्ती ली जाती थी, उसके सेट नंबर 4, इस क्रम में सेट नंबर 4 का अध्ययन करेंगे और सेट एक से लेकर के 3 तक प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप निश्चित रूप से उसे देखिए। अगर आपको पहले अच्छा लगे पहले वीडियो को देखिए, तब वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहे। हम बता रहे हैं कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप अधिक से अधिक प्रश्न और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को अपना आधार बना करके तैयारी करते रहिए, आपकी सफलता निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? सबसे पहले जो शो के देख रहे हैं सही तरीके से बढ़िया से बैठ के कंसंट्रेट होकर के क्विज की तरह इसका जवाब दे चलिए। खाली जगह दिया है, भरपूर टाइम दिया हुआ है, आप आंसर देते चलिए। फिर इसका आंसर बैक टू बैक मिल जा रहा है, आपको मिला, आप उससे मिलान कर लीजिए। हाँ, अगर पहली बार आप कम से कम वीडियो देख लीजिए, लेकिन दूसरी बार जब इसका आंसर आप करिए तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। 80+ आपका आना चाहिए, रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है हवाना। अगला देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? भारत का पूछ रहा सबसे बड़ा, तो वह है बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। आप इसके साथ आंसर दीजिए। कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? और घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। और दक्षिग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है। तो आप जो है ये जो इंडियन ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न है, तो आप अभ्यारण्य को एक बार जरूर देख जाइए। आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी कौन सा करेगा? यह खेल से संबंधित है, करंट से संबंधित है। आप ओलंपिक, खास करके आप जो जितने सारे ओलंपिक्स हुए ना, उसका निश्चित रूप से आप ओलंपिक का अध्ययन कर लीजिए। ओलंपिक हो गया और पैरा ओलंपिक, हम करंट जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे 2016 की मेजबानी करने वाला सर कौन सा है, तो ये करंट से संबंधित है। अभी वर्तमान में 2024 में ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? पेरिस, फ्रांस की। पेरिस का है, वो फ्रांस में है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा? आयात मतलब और निर्यात, जो लाते हैं और जो बेचते हैं उस पर जो कर लगता है वह कौन सा है? वह सीमा शुल्क कहते हैं। वह सीमा शुल्क मतलब कस्टम लगता है इसके ऊपर पे। मतलब भारत सरकार के, यह किसके अधीन है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन है और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर, तो आप एक बार प्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो एक ट्रिक याद रखेगा, सम उपभू, मतलब आ से आयकर, नी से निगम कर, सम से संपत्ति कर, उप से उत्पाद कर और भू से भू राजस्व कर। यह सब प्रत्यक्ष कर है। ये सारे नहीं है तो ये अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कोलिमा का पूछ रहा है, तो यह कहाँ स्थित है? तो यह मैक्सिको में स्थित है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है कहाँ पे? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल यह चीन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चीन में। और यह हांगकांग जुहाई मकाऊ है। यह हांगकांग में जुहाई से मकाऊ, हांगकांग जुहाई मकाऊ के बीच है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ही ऋण दे रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक जिसको देता है उसको बैंक दर कहते हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को जब यह देता है तो उसको कहता है रिवर्स रेपो रेट। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। तो और इस प्रकार से लूसेंट या क्राउन का विविध आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। वहाँ पर ये क्वेश्चंस का संग्रह दिया गया और ये आपका तैयार हो जाएगा। तो लूसेंट या क्राउन, निश्चित रूप से लूसेंट एक किताब पर आपका पकड़ होना चाहिए, चाहे लूसेंट या क्राउन्स। और साथ साथ में इसी प्लेलिस्ट में सामान्य अध्ययन क्विज सीरीज घटना चक्र का कराया जा रहा है, जो कि काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में प्रश्नों पर आपका जबरदस्त पकड़ बन जाएगा और गलती होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। निश्चित रूप से आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको पूरा लगभग 1 घंटे से सब कम का ही है। आप 2 का रफ्तार लगा लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए या पहले एक बार नॉर्मल देख लीजिए, दूसरे बार जब देखे तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपसे अधिक प्रश्न उसमें सही होना चाहिए। तो इस तरह से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कौन थे? आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध जो आर के लक्ष्मण थे, तो उनका संबंध था, वो एक कार्टूनिस्ट थे। यह भी लूसेंट या क्राउन विविध का अध्ययन करिए, वहाँ से प्रश्न दिखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर यमुना नदी के किनारे स्थित है? तो नहीं है, पूछ रहा नहीं है। जैसे इस तरह का प्रश्न आए नहीं तो गोला मार लीजिए, क्योंकि आपके माइंड में चलता है और सामान्य प्रश्न है, आप गलती मार के बैठ जाइएगा। और इस तरह के प्रश्न अगर गलती करते हैं तो समझ लीजिए कि आप परीक्षा के रेस से बाहर हैं। इस तरह के 4-5 प्रश्न अगर आपसे गलती हो जाते हैं, इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए। तो यह हरिद्वार जो है, हरिद्वार किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। दिल्ली, मथुरा, आगरा तीनों यमुना है और हरिद्वार गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसमें कौन सा राज्य हो जाएगा? इसमें हो जाएगा केरल। और विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। और चाय और चीनी के मामले में जो है 1 नंबर पे चीन है। तो यहाँ पे असम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। असम अकेले 50% चाय इंडिया में उगा लेता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है, याद रखिएगा। तो महानदी कहाँ है? ओडिशा में है। कहाँ पे? ओडिशा में है। और उसी पर अगर कृष्णा नदी की बात किया जाए तो इस पे है नागार्जुन बांध। कौन सा है? नागार्जुन
परियोजना, नागा अर्जुन परियोजना है, नागा अर्जुन परियोजना। और यहाँ पूछता है यह किसके किसके विवाद है? नागा अर्जुन आंध्रा और तेलंगाना, किसके बीच में? आंध्रा और तेलंगाना के बीच। आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। आंध्रा और तेलंगाना के बीच में नागार्जुन परियोजना। वहीं पर नर्मदा परियोजना पर है सरदार, नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर। और एक तरह से एक अगर देखा जाए पोचमपाद परियोजना, यह परियोजना है गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर। कहाँ? कर्नाटक में। याद रखें, पोचमपाद कहाँ है? जल्दी बोलिए। गोदावरी। सरदार सरोवर कहाँ है? नर्मदा। और नागार्जुन परियोजना कहाँ पे? कृष्णा नदी पर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, बॉस है वंदे, अब बॉस है बंकिम चंद्र चटर्जी। यह कहाँ से लिया गया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास लिखा था आनंद मठ में इनका जिक्र किया गया था। और इसे सर्वप्रथम गाया गया था 1896 में। कौन से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं है? हालांकि यह एग्जाम 2012 में कराया गया। 2012 में बीजेपी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, बीजेपी संबंधित है। एक बार आपको यह ध्यान में रहना चाहिए कि किस राज्य में, 28 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे किस राज्य में किसकी सरकार है, यह कन्फर्म आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो ये वर्तमान में सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार रही है। ध्यानचंद्र ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ध्यानचंद्र ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। ध्यानचंद्र ट्रॉफी यह भी करंट से संबंधित है, खेल और उससे जुड़े हुए मतलब ट्रॉफी और उससे जुड़े हुए खेल से संबंधित है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना मुख्य रूप से कब किया गया था जी? तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में किया गया था। इसका जो मुख्य रूप से लक्ष्य रहता है वह रहता है युद्ध और विपदा के समय राहत प्रदान करना। युद्ध और किसी तरह का विपदा अगर आता है तो उसके समय राहत प्रदान करना, यह इसका मेन फोकस इसका रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? प्रेमचंद्र के द्वारा कौन सा? त्यागपत्र, रंगभूमि, कामयानी, महिला आंचल। इसमें हो जाएगा रंगभूमि। आप इसके लिए लूसेंट या क्राउन का विविध पढ़िए। विविध से कम 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर वहां से प्रश्न छूटता है तो समझ लीजिए कि आप तो परीक्षा में बहुत पीछे हैं। तो एक किताब पर जरूर पकड़ होना चाहिए। और उसके बाद आप घटना चक्र से प्रश्नों का अधिक से अधिक अभ्यास करिए, जो कि प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जो कराया जा रहा है क्विज फॉर्मेट में। आप सिर्फ उसको देखते चलिए, आपका बनते जाएगा। वह भी इसी क्विज फॉर्मेट में जवाब देते चलिए, आप काफी अच्छी स्थिति में रहिएगा। तो रंगभूमि किसका है? रंगभूमि मुख्य रूप से आपका प्रेमचंद्र साहब का है। उसके बाद कामयानी की बात करते हैं तो कामयानी जयशंकर प्रसाद का है। और महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है। त्यागपत्र एक याद रखिएगा, यह चूंकि यह ऑप्शन में दिया है तो जैनेंद्र कुमार है। तो ध्यान रखिएगा, इसके ऑप्शन भी इंपोर्टेंट है, विकल्प भी इंपोर्टेंट है। विकल्प दिया है तो क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसलिए प्रीवियस ईयर प्रश्न देखिए, प्रश्न की प्रकृति क्या है, ट्रेंड क्या है, क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से अपनी तैयारी को अपना एक नया दिशा दीजिए, तब जाकर के सफलता निश्चित हो जाएगी। खाली आप पढ़ रहे हैं, लूसेंट एकदम बगल से पढ़ रहे हैं, एक्सपीडी पढ़ रहे हैं, क्राउन पढ़ रहे हैं, घटना चक्र, ऐसे नहीं। क्वेश्चन सेट भी लगाते चलिए तो आइडिया आते जाएगा, अंदाज आते जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो कौटिल्य की कृति कौन सी? अर्थशास्त्र से है। कौटिल्य किस वंश के में थे? तो कौटिल्य मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य इनके शिष्य थे। उस समय ये उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कौटिल्य उस समय हुआ करते थे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? इंडियन ज्योग्राफी पे आपका मुख्य पकड़ होना चाहिए। वह भी घटना चक्र का हम निश्चित रूप से कराएंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ किसकी करती है चारों ओर से? तो यह मुख्य रूप से अगर सिक्किम देखते हैं तो सिक्किम इस एरिया में है। और यहाँ पे आपका नेपाल, भूटान, चीन के साथ साथ में नेपाल, भूटान, उसके नेपाल, भूटान और तिब्बत के साथ साथ में यहाँ पे एरिया पश्चिम बंगाल का इसका टच करता था। यह है सिक्किम। तो अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे अगला प्रश्न, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं। मिलियन 10 मिलियन बराबर 1 मिलियन बराबर होता है 10⁻6, या 10⁻6 को 1 मिलियन कहा जाता है। और 10⁻9 को 1 बिलियन कहा जाता है। और मोदी साहब 1 ट्रिलियन कहते हैं, तो 1 ट्रिलियन होता है 10⁻12, याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले 1 ट्रिलियन कितना होता है? 10⁻12 होता है, क्योंकि मोदी साहब अक्सर इसका जिक्र करते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को बनाना है। सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित? सीली पॉइंट मुख्य रूप से क्रिकेट होता है। यह मान लीजिए क्रिकेट का पिच है ना, और यहाँ पे है स्टंप है, और यहाँ पे मान लीजिए कि बल्लेबाजी कर रहा है, तो इसके और इसके क्रीज के बीच का जो होता है ना, मुख्य एकदम कोना पे यहाँ जो लोग खड़ा रहता है हेलमेट लगा के, उसे सीली पॉइंट कहा जाता है। स्वत गुणधर्म की न्यायिकता का सिद्धांत किसने दिया? मतलब गुणधर्म की न्यायिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो महात्मा गांधी साहब के द्वारा न्यायिकता का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार। रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? वह पुरी का प्रसिद्ध त्योहार है, जो कि भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघीय क्षेत्र है? संघीय क्षेत्र की बात करता है, संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, तो यहाँ पर कितने हैं? तो दादरा और नगर हवेली। भारत में 28 राज्य हैं और 8
लद्दाख यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? बांग्लादेश का सृजन बताइए, जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश का सृजन किया गया था। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति को देते हैं, याद रखिएगा। तो आप लोग को संसद ध्यान से देखिए, संसद से प्रश्न पूछता है। संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट साहब होते हैं, तीनों मिलाकर के संसद होता है। तो उन्हीं को देता है। तो यह अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद 56 के अधीन राष्ट्रपति पद का व्यवस्था किया गया है। 56 में है उसके त्यागपत्र। उसके बाद 5 वर्षों की अवधि तक वह पद ग्रहण करता है, 5 वर्ष। योजना आयोग है एक। योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? योजना आयोग याद रखें, संवैधानिक है, कार्यकारिणी निकाय है, स्वायत्त है कि उपयुक्त में? तो आप लोग को ध्यान में आ जाएगा मतलब गैर संवैधानिक, तो इसलिए आप लोग मार दीजिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिए कार्यकारिणी निकाय है, ध्यान रखिएगा। इस आंसर को सही माना है तो कार्यकारिणी निकाय है। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। तो उस समय पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पीएम होते थे, जवाहरलाल नेहरू साहब थे। और उपाध्यक्ष थे उस समय अपने मिनिस्टर ही थे, गुलजारी लाल नंदा वो उपाध्यक्ष थे, गुलजारी लाल नंदा ये उपाध्यक्ष थे। अगर योजना आयोग को जो है ना मुख्य रूप से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। तो 1 जनवरी अंतिम अगर योजना आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो पीएम साहब मनमोहन सिंह साहब थे। कौन थे? अंतिम अध्यक्ष मनमोहन सिंह, और उपाध्यक्ष की पूछेगा तो अंतिम अध्यक्ष मनमोहन सिंह और उपाध्यक्ष कौन से? मौसम मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ये अंतिम योजना आयोग के थे। योजना आयोग के बाद बन गया नीति आयोग, ठीक है। कब बना है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया है, नीति आयोग बना है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो पीएम ही है, पीएम मतलब मोदी साहब हैं, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी, ये वर्तमान में है, अध्यक्ष अभी भी वही है, सुमन बेरी वर्तमान में है। यह 1 मई 2022 से स्टार्ट या उपाध्यक्ष के पद पे काम कर रहे हैं। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की बात कर रहा है तो यह मुख्य रूप से रांची में है। और स्थापना कब किया गया था? 1958 में स्थापना किया गया था। किसके सहयोग से? सहयोग और कहा था चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। अगला, ठीक है, अगला देखते हैं जो 29 नंबर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निवृत्ति, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान के भाग कितने में है? भाग 5 में है, इसमें हो जाएगा 65 वर्ष और भाग 5 है। और अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसमें सुप्रीम कोर्ट का चर्चा किया गया है। और नियुक्ति का प्रावधान जो है, नियुक्ति का प्रावधान, न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है 124 के 2 में। अगला, 1789 ईस्वी में फ्रेंच की क्रांति का महान योद्धा कौन था? विश्व इतिहास है, विश्व इतिहास लूसेंट या क्राउन आपका पकड़ में होना चाहिए, जितने उसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ में आप घटना चक्र जो बता रहे हैं उसमें जो विश्व इतिहास का क्वेश्चन है वो बता देंगे। और अभ्यास करते रहिए सेट का, तो आपकी सफलता, वही क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन ही पिक किए जाते हैं वहां से। नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, एडोल्फ हिटलर, किंग लुई जो है 16वां है, और मुसोलिनी साहब हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में। हिटलर कौन था? हिटलर जर्मन का तानाशाह था, जर्मन चांसलर था। और लुई 16वां क्या था? याद रखिए, फ्रेंच की क्रांति है। तो यह फ्रांस के अंतिम सम्राट थे। कौन थे? अंतिम सम्राट थे, अंतिम सम्राट लुई 16वां थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबको जान रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? पंचवर्षीय योजना को जो स्वीकृति देता है वह सर्वोच्च निकाय मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना, किस समिति के सुझाव पर इसकी स्थापना किया गया था? तो केसी नियोगी समिति, याद रखिएगा, केसी नियोगी समिति के समय हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद। या किस प्रकार का है? यह गैर संवैधानिक है, संवैधानिक है। गैर संवैधानिक मतलब संविधान इसका जिक्र नहीं है। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि कौन थे उस समय के? पाणिनि मुख्य रूप से एक खगोल शास्त्री, व्याकरण शास्त्री, गणितज्ञ की दार्शन शास्त्री, वो एक व्याकरण शास्त्री थे। जवाब देते चलिए, आप भी क्विज फॉर्मेट में जवाब देते चलिए। व्याकरण शास्त्री पाणिनि का व्याकरण मुख्य रूप से वह संस्कृत भाषा में लिखे हैं। कोई किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और यह जो है ना, यह व्याकरण की प्रथम पुस्तक इनकी है। प्रथम पुस्तक कौन सी है? प्रथम अगर पुस्तक की बात करते हैं तो वह अष्टाध्यायी। कौन सी है? अष्टाध्यायी है। किस भाषा में है? संस्कृत में है। किस भाषा में? संस्कृत में है। उसके बाद अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया था? अरबों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 712 ईस्वी में सिंध पर किया गया था। उस समय वहां का शासक कौन था? शासक था दाहिर था। और कासिम ने सबसे पहले, अगर कासिम की बात करें तो सबसे पहले जीता था, सबसे
पहले पहले जीता किसको, कहाँ के क्षेत्र को, तो देवल को जीता था। किसको जीता था, देवल को जीता था, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, जहां नहीं आएगा वहां गोला मार दीजिएगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक चाहिए, लोकसभा का सदस्य ये जरूरी नहीं है, कोई लाभकारी पद का अधिकारी ना हो, ये सही है। तो इसका नहीं है, तो ये लोकसभा का सदस्य जरूरी नहीं है कि लोकसभा या किसी भी संसद के किसी भी मतलब संसद के किसी भी सदन का सदस्य, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाशन किसने लिखी है। सत्यार्थ प्रकाशन जो है मुख्य रूप से दयानंद सरस्वती साहब की रचना है। यह दयानंद सरस्वती साहब की अगर बात करें, इनका मूल नाम पूछता है तो मूल नाम मूल शंकर। क्या था, मूल शंकर। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, कब किया था, 1875 में किया था, याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे। कौन से अधिवेशन, तो बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। एकमात्र अधिवेशन यही था जिससे गांधी जी अध्यक्ष रहे थे, और प्रथम और अंतिम कह सकते हैं इसको। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी। प्रस्तुत करने की बात कर रहा है तो आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद से राज करेगा रास बिहारी बोस, याद रखिए। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय लगभग 1942 ईस्वी में अंग्रेजों से स्वतंत्रता के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। और मुख्य रूप से जापान से सहायता से टोक्यो में किया गया था। कहाँ पे, टोक्यो में किया गया था। और 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस सेनापति के रूप में उन्होंने पद संभाला था और स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज, लेकिन प्रस्तुत किया था रास बिहारी बोस ने 1942। कहाँ, जापान के टोक्यो में। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिलते हैं। सार्वजनिक स्नानागार, विशाल मतलब महा कहा जाता है, महास्नानागार मतलब मोहनजोदाड़ो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट हमारी टीम उपलब्ध कराते रहें। और प्लेलिस्ट में जो अभी क्विज सीरीज चल रहा है उसे आप निश्चित रूप से देखिए, आपको काफी ज्यादा उससे लाभ मिलेगा। अधिक से अधिक प्रश्न आपके माइंड से गो थ्रू हो जाएंगे तो परीक्षा में गलती होने की संभावनाएं बिल्कुल ही नगण्य हो जाएगी और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ पे है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो 193 सदस्य देश हैं और इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में सार्क की स्थापना किया गया था। सार्क का पूरा नाम क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। तो 1985 में किया गया था और ढाका बांग्लादेश में शुरुआत किया गया था इसका। उस समय 7 देश थे और 8वां देश इसका कौन सा है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान 8वां देश है जो कि 2005 में शामिल हुआ था। और इसके 13वां शिखर सम्मेलन जो है ना, 13वां शिखर सम्मेलन हाल ही में 13वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ढाका में जो बांग्लादेश में पड़ता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है। G15 एक समूह देश है, किसका, G15 यह विकासशील देशों का एक समूह है। 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा पूछ रहा है। 2 को विशाल भूमि है, यो लैंड है और यो लैंड है, इसके बीच में जो आरी टाइप का है ना, इसको जोड़ने वाले को कहते हैं भूसंधि। और दोनों तरफ अगर ये मान लीजिए कि समुद्र है और इधर भी समुद्र है, इसको जब जोड़ने वाला वो क्षेत्र जो होता है उसको कहते हैं डमरू मध्य। डमरू टाइप का बन गया, लहर बन गया, इधर मान लीजिए इधर है, ये डमरू टाइप का बन गया, इसको कहता है जल डमरू मध्य। 2 समुद्र को बीच जोड़ता है। और अगर जल से घिरा हुआ कोई क्षेत्र है, अगर मान लीजिए कि यह हमारा भूमि है और चारों तरफ से जल से घिरा है ना, तो इसे ही कहा जाता है प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। और खाड़ी कहाँ, जहाँ मान लीजिए कि समुद्र एक बार एंट्री कर गया इस क्षेत्र में समुद्र एंट्री कर गया और जगह जगह जो छोटा छोटा क्षेत्र बन जाता है जल प्रवेश कर जाने के बाद, उसी को खाड़ी कहते हैं। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है, वह यहाँ जो है बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है, तो उस समय के करंट अफेयर कंटेंट से संबंधित है। तो यह मुख्य रूप से आपका उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, तो जूली क्रिस्टी है। अगला प्रश्न देखते हैं, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, एकमात्र एशियाई देश की बात कर रहा है तो वह है मलेशिया। और केंद्र सरकार के मतलब यह कौन सा देश है, मलेशिया है। और मलेशिया की राजधानी कहाँ है, तो राजधानी है जकार्ता, याद रखिएगा। एकमात्र एशियाई देश है ना, तो एकमात्र ईस्ट एशियाई है, वह है एकमात्र ये इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ, जकार्ता, एशियाई देश है इंडोनेशिया। अगला देखते हैं, दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण का दिन है, तो निर्वाण का दिन है भगवान महावीर का, याद रखिएगा। जैन समाज में मुख्यतः
जो इनका जन्म दिवस है ना, जन्म दिवस उनको मनाया जाता है महावीर जयंती के रूप में, महावीर जयंती के रूप में। और निर्वाण या मोक्ष, अगर इसकी हम बात करते हैं ना, तो यह दीपावली, दीपोत्सव जो होता है उसको निर्वाण या मोक्ष मानते हैं। HUDCO क्या है? HUDCO मुख्य रूप से पूछ रहा है, वह हाई अंडर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वह इससे संबंधित है। यह भारत सरकार के गृह सरकारी विकास मंत्रालय के अधीन है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? पश्चिमी सीमा बना रही है। अगर मान लीजिए कि ये अपना भारत है, तो ये भारत जो है ना, इसके पश्चिमी सीमा की बात करता है, तो पश्चिमी सीमा यहाँ पे है अरावली का पर्वत। कौन सा है? अरावली पर्वत है। यह अरावली पर्वत कौन संबंधित है? किस काल से? प्री कैम्ब्रियन काल से। प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है, प्राचीन पर्वत है। इसकी अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू है। अधिकतम ऊंचाई क्या है? अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू का गुरु शिखर है। गुरु जी है अरावली का, माउंट आबू का गुरु शिखर। शारदा अधिनियम संबंधित है किससे? तो यह बाल विवाह से संबंधित है। 1929 में हरविलास शारदा जी के नेतृत्व में शारदा अधिनियम लाया गया था, जिसमें कि मुख्यतः लड़कों की आयु, शादी करने की आयु 18 साल और लड़कियों की 14 साल को निर्धारित किया गया था। और उस समय अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर जनरल कौन थे? इरविन थे। कौन थे? गवर्नर जनरल इरविन थे। 7 टीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को 7 टीलों का शहर कहा जाता है। रोम को 7 टीलों का शहर। और रोम जो है मुख्य रूप से किस देश की राजधानी है? वह इटली की राजधानी रोम होता है, जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ स्थित है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज यह शिमला में है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? वह CV रमन साहब थे। इन्हें कब दिया गया भारत रत्न? 1954 ईस्वी में। प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने किस खोज में? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरिल लिंच मुख्य रूप से क्या है? एक प्रकार का यह निवेशी बैंक है। हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। किसने कहा? विलियम शेक्सपियर, लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज वाशिंगटन। यहाँ स्टार लगा दीजिए, इनमें से कोई नहीं है। यह एक जर्मन दार्शनिक हुआ करते थे, वह दिगल साहब, उनके द्वारा यह कथन है। यह जर्मन दार्शनिक थे, उन्होंने यह कहा था, दार्शनिक थे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है कब? 24 अक्टूबर को। लूसेंट या क्राउन का विविध पढ़ें, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस स्थापित किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय, पहले सर्वप्रथम 5 दोहरा शतक किसने लगाया था? राहुल द्रविड़ साहब के लगाया था। इसलिए इसे उस क्रिकेट का द वॉल कहा जाता था, भारत का दीवार कहा जाता था। यह उपनाम दिया गया था, उनके नाम के साथ जुड़ता था। सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत शहर मुख्य रूप से ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। जापान की करेंसी का नाम क्या है? जापान की करेंसी का नाम क्या है? तो बताइए आपका। जापान की करेंसी है आपका येन, याद रखिएगा। और इसकी खास करके वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप कुछ करिए ना करें तो देश, उसकी राजधानी और उसकी करेंसी, इसको तो जरूर कवर कर जाइए। 100 ईयर्स वॉर, 100 साल की लड़ाई, एक युद्ध श्रृंखला किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। 100 ईयर वॉर्स कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था मुख्य रूप से 1337 से लेकर के 1437 तक ईस्वी तक लड़ा गया था। इजराइल की संसद किस नाम से जाना जाता है? इजराइल की संसद को नईसेट कहा जाता है। लूसेंट या क्राउन, इसका विविध आप लोग निश्चित रूप से वहाँ पढ़ लें, इसका कलेक्शन दिया गया है, आपका तैयार हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? यही तिल्ली जिसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से तिल्ली की बात करें ना, तिल्ली टोटल प्रकार से 24 आरे आते हैं, 24 आरे हैं। 24 आ रहे हैं। और इसका जो प्रतीक लिया गया है अशोक स्तंभ, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से यह चिन्ह लिया गया है और इसे अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में इसे अशोक चक्र को अपनाया गया था। और यह इसके नीचे जो सारनाथ में है नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। यह कहाँ से लिया गया है? ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता? 26 जनवरी को होता है, 15 अगस्त को होता है, 25 दिसंबर को नहीं होता है। तो नहीं है तो इसे गोला मार के बढ़िया से टिक कर लीजिए। और 2 अक्टूबर को होता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के साथ साथ में एक और हमारे प्रधानमंत्री रहे थे लाल बहादुर शास्त्री साहब। लाल बहादुर शास्त्री साहब, इनकी भी जयंती है, जन्म दिवस है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी खाड़ी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह है मैक्सिको की खाड़ी। और मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका एवं क्यूबा से घिरी हुई है और यह कैरेबियन सागर के पश्चिम में है। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार जेम्स ए हिक्की के द्वारा चालू किया गया था, जिसे द बंगाल गजेट, इसी का नाम है द बंगाल गजेट या कलकत्ता जनरल या कोलकाता जनरल एडवाइजर कोलकाता जनरल एडवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। अगला, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात मुख्य रूप से यूएसए में है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? यूएसए। यह न्यूयॉर्क और कनाडा के, यह न्यूयॉर्क एवं कनाडा के मध्य है। कनाडा के मध्य यह जलप्रपात है। अगला प्रश्न अगर हम लोग जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ,
तो यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? सबसे निकटतम ग्रह जवाब दीजिए। तो सबसे निकटतम ग्रह है आपका बुध। बुध का परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन का होता है, क्योंकि नज़दीक में इसलिए सबसे जल्दी परिक्रमा करके हो जाता है। बुध में दिन जो है ना काफ़ी गर्म होता है, और रातें जो होती है रातें जो होती है बर्फीली होती है। तो इसीलिए यहाँ पर वायुमंडल एकदम ना के बराबर है, वायुमंडल का अभाव है। मिस वर्ल्ड 2012 के मिस वर्ल्ड पूछा है, तो किस देश की है मिस वर्ल्ड? तो यह करंट से संबंधित है, तो 2012 कोई तुक नहीं बैठता है। तो वर्तमान में मिस वर्ल्ड 2024 में जो है ना, वह जो मुंबई में आयोजित किया गया था, कहाँ पे? मुंबई में आयोजित किया था। यह 71वां मिस वर्ल्ड था। कितना था? 71वां। और कौन जीता इस बार? क्रिस्टिना प्लिजकोवा इस बार जीता। वह कहाँ की है? वह चेक गणराज्य की है। कहाँ की है? चेक गणराज्य की। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में है? रॉक गार्डन की बात कहा जाता है, तो रॉक गार्डन कहाँ पे? चंडीगढ़ में है। और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं नेकचंद साहब, और यह लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? राजा टोडरमल की बात करते हैं तो यह वित्तीय सलाहकार थे। कौन थे? और दहसाला व्यवस्था की शुरुआत इन्हीं के समय में कब किया गया था? 1580 ईस्वी में किया गया था। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक की बात, यहाँ बिंबिसार है और बिंदुसार थे। कौन थे? सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। और सम्राट अशोक ने शासनकाल के 90वें वर्ष, अपने 90वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय किया था। शासन के 90वें वर्ष में, देखिए इसको जोड़िए, 6 2 8 1 9 1, तो 90वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय किया था। और यह किस वंश के शासक थे? यह मुख्य रूप से मौर्य वंश के, इनका संबंध मौर्य वंश से है। निम्न मिलान करिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 51-56 में। तो पहला का हो जाएगा इसमें आंसर बी। और उसके बाद वार्षिक योजना कब चला था? वार्षिक योजना आपका चला था 66 से 69 के बीच में, 3 साल। इसका हो जाएगा ए। चतुर्थ पंचवर्षीय कब हुआ था? 69 से लेकर के 74, इसका हो जाएगा डी। और रोलिंग प्लान कब हुआ था? 1978 से 79 के बीच में रोलिंग प्लान हुआ था। इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा BADC। अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, किस पर आधारित है? राष्ट्रीय कैलेंडर मुख्य रूप से शक संवत पर आधारित है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? देश का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता कब मिला? तो 1957 में मान्यता मिला। शक संवत की शुरुआत याद रखिए। शक 77 होता है, लेकिन 78 याद रखिएगा आप। 78 याद रखिएगा। 78 ईस्वी में हुआ था शक संवत। और किसके काल में हुआ था? तो यह कुषाण वंश के काल में हुआ था। कुषाण वंश कनिष्क, किसके? कनिष्क के काल में। अगला, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? ऐसे सबसे प्राचीन भारतीय भाषा की बात करें तो है संस्कृत, लेकिन संस्कृत ऑप्शन में नहीं है, तब क्या हो जाएगा? तमिल। क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर संस्कृत रहता तो संस्कृत ही होता। निम्नलिखित में से कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है? तो यूएन की एजेंसी कौन सी नहीं है? WHO, ICRC, तो इसमें FAO की ILO, तो इसमें हो जाएगा FAO। अब यूएन अगर कहा जाए तो यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को स्थापना। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। लूसेंट विविध या क्राउन पर है इसके लिए। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम। उसके बाद मोहिनी अट्टम मुख्य रूप से केरल का है। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश, अंधा लोग याद, कच्चा पूरी कौन खा लेगी? निमोनिक याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। कच्चा पूरी जो जिसको नहीं दिखता वही खाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ओडिशा का ओडिसी है, केरल का मोहिनी अट्टम है। भरतनाट्यम है, नाट्यम तमिलनाडु, याद रखें, नाट्यम नाडु। और मोहिनी अट्टम है, अट्टम लगाया था केरल, मान दीजिए। हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार, इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें PS संगमा साहब थे। लेकिन वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति अपनी हैं, जो अभी राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। क्या भी राष्ट्रपति हैं? 15वीं राष्ट्रपति, याद रखिएगा। और चुनाव 16वां लोकसभा चुनाव, 15वीं राष्ट्रपति हैं। और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, प्रथम आदिवासी, और किस आदिवासी समुदाय से वो आती है? संथाल समुदाय से, याद रखिएगा। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य चुनाव, उस समय करंट से संबंधित प्रश्न है, तो यह करंट आप लोग SPD पढ़ते रहिए। SPD का मल्टीपल ऑप्शन टाइप का जो है वो हम करा देंगे, उसका वीडियो उपलब्ध कराएंगे। पहले आप तब तक में जो प्रीवियस ईयर प्रश्न और अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव पर अपना पकड़ बना लीजिए, ताकि करंट तो आपको एक बार आप पढ़ते रहिए। SPD हम आपको रिकमेंड करते हैं, आप SPD एडुटेरिया को पढ़ते रहिए, और हम SPD निश्चित रूप से कराएंगे, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला, तो आपका पढ़ा रहेगा तो बढ़िया से कवर हो जाएगा, तो छूटेगा एक भी नहीं। 80+ आपका आएगा, रिजल्ट आपका श्योर है। और 80% की गारंटी हम मेंस में भी आपको देते हैं, आपका रिजल्ट वहाँ पर भी श्योर है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो रिजल्ट आपका तभी होगा जब अधिक से अधिक आप अभ्यास करिएगा। अगला देते हैं, भारत के ऐसे 25वें, अभी जो है भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार हैं। अगर वाकई वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से लिखें। हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचार पत्रों में था। यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है? यह आदर्श सोसाइटी जो घोटाला उस समय का करंट है, तो यह मुंबई से संबंधित है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत में कुल 6 पदक जीते थे। निम्न खिलाड़ियों में से कितने इस सूची में योगदान नहीं दिया था? तो यह इस संबंध में अभिनव बिंद्रा का नाम आ जाएगा।
लेकिन खास करके जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो खेल में हुआ है वो उनको आप लोग निश्चित रूप से कवर करके रखिए। यह करंट के किसी भी बुक में यह दिया हुआ है, उसको कवर करके रखिएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों के प्रसार संख्या का प्रमाण करता है? समाचार पत्र से संबंधित है तो समाचार पत्र का प्रसार ABC कौन करता है? कौन करता है? ABC, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन करता है। इसकी स्थापना कब किया गया था? स्थापना किया गया था 1948 में। और हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर मुंबई में, AUDIT, ऑडिट है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। विंबलडन 2012 पुरुष एकल का खिताब जीतने का खेल से संबंधित आप लोग ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन जरूर कवर करके रखिए। तो ये इसमें तो उस समय इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वर्तमान में कौन जीते हैं? विंबलडन मुख्य रूप से। अगर विंबलडन की हम लोग बात करते हैं तो कार्लोस अल्काराज 2024 में कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को पराजित किया। कार्लोस अल्काराज जीते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? रेमन मैग्सेसे 2012, तो ये उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करते हैं ना तो यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है। इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो 1957 ईस्वी में शुरुआत किया गया। इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, एशिया का नोबेल किया जाता है। और 2024 का अगर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहा जाए तो हयारे मियाझाकी, ये जापान से संबंधित हैं। इनको मतलब बच्चों में पर्यावरण की जागरूकता को लेकर के इन्हें मतलब एशिया का नोबेल दिया गया, मतलब रेमन मैग्सेसे दिया गया। तो इस नाम को आप याद रखिए क्योंकि नोबेल से संबंधित है, एशिया का नोबेल कहा जाता है इसलिए। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी टू चैलेंजर के लेखक कौन है? ए जर्नी टू चैलेंजर यह पुस्तक है। तो इसके लेखक की बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। इस प्रकार से पुस्तक जो है उनके लेखक हाल फिलहाल में जनवरी से लेकर के अभी तक उसको आप लोग निश्चित में कंट्रोल करिए, वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? भारतीय थल सेना के उस समय संबंधित अभी करंट का है। और करंट में कौन है? करंट में उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं। 2024 में उपेंद्र द्विवेदी हैं। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? अगस्त 2012 की यह बात कर रहा था, वो समय VVS लक्ष्मण साहब ने लिया था। पेलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेलियंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। यह जीवाश्म दोनों का, पादप जीवाश्म का और जंतु जीवाश्म का, दोनों का अध्ययन किया जाता है। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है किससे? सूती रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? रेशा आप लोग ताने मार के फिट होंगे, लेकिन इसमें सूती रेशा जो है अधिकतर इसमें मतलब बीज से प्राप्त किया जाता है। बीजावरण से जो होता है, बीज होता है, उसके बीज अंदर से रुई निकलता है, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा तो आप लोग देखे होंगे कि बीजावरण रुई, उससे रुई निकलता है, उसी से यह तैयार किया जाता है। वयस्क मनुष्य में लाल रक्त का निर्माण किसमें होता है? वयस्क की बात कर रहा है। लाल रक्त का निर्माण वयस्क में किसमें होता है? लाल अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में, वयस्क मनुष्य में अस्थि मज्जा में। और यहाँ पर अगर भ्रूणीय की बात करेंगे, भ्रूणीय अवस्था में जो है ना, भ्रूणीय में होता है प्लीहा में, प्लीहा एवं यकृत में भी होता है, प्लीहा एवं यकृत में भी होता है भ्रूणीय में, लेकिन वयस्क में होता है अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम जो है ना अस्थि, इसका जो लाल रक्त का वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण की बात कर रहा है, रक्त का निर्माण यहीं पे होता है। और यह लोहयुक्त प्रोटीन युक्त होता है, उसी में जो लोहयुक्त से जो बना रहता है तो उसी लोहयुक्त को हम लोग क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या? ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेना है। और इसी का अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट भी है, एरिथ्रोसाइट है। साइट अगर रहेगा तो आप लोग जरूर घबराइएगा नहीं। सर्वग्राही रक्त समूह, यूनिवर्सल एक्सेप्ट करता है AB, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं रहता है, बॉडी नहीं रहता है, इसलिए सबके बॉडी लेता है। और O में क्या रहता है? OB में एंटीबॉडी खूब रहता है, एंटीबॉडी रहता है, तो इसलिए सबको यह बॉडी देता है। तो क्या नहीं रहता? एंटीजन नहीं रहता, इसमें एंटीजन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? कि कार्बन मोनोऑक्साइड की, निकोटीन की, पेलियोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के उपरोक्त में सभी नहीं, इसमें निकोटीन नामक उत्तेजक पाया जाता है, इसलिए यह जो है ना काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे कौन से होते हैं? पोलराइड के बने होते हैं। 3D में जो देखते हैं, त्रिआयामी चश्मा है। और इसी के साथ प्लेलिस्ट में है सामान्य अध्ययन क्विज सीरीज चल रहा है, अभी साइंस का भी उसमें चल रहा है, तो आप लोग निश्चित रूप से उसे देखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। डिटर्जेंट किस सिद्धांत स्तरों पर कार्य करता है? तो पृष्ठ तनाव या पृष्ठ का तनाव, सरफेस टेंशन को यह कम कर देता है डिटर्जेंट को डालते ही, और इस तरह कपड़ा आसानी से जो है ना साफ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का क्या उदाहरण? इससे पहले भी जो सेट आया था उसमें है डिजिटल वेंसेटाइल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। जो इसी में होता है CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और एक होता है DVD होता है डिजिटल वेंसेटाइल डिस्क होता है, वेंसेटाइल डिस्क होता है। प्रोटीन बने होते हैं, प्रोटीन किसके बने होते हैं जी? तो प्रोटीन आप लोगों को अमीनो अम्ल के बने होते हैं। और बर्जीलियस एवं मुल्ड ने इसके प्रोटीन की खोज किया था। और शरीर का लगभग 15% भाग जो होता है ना प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा मूंगफली में पाया जाता है, इसलिए आप लोग मूंगफली निश्चित रूप से खाइए, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। यूनिवेक उदाहरण है किसके? प्रथम
पीढ़ी की, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर से संबंधित। इसलिए आप कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों का आप लोग जो है लूसेंट या क्राउन से निश्चित रूप से पढ़ लीजिए। और घटनाचक्र जब हम क्विज करा रहे हैं, क्विज आप देखते रहिए, प्रश्न आपका लगभग कलेक्शन तैयार हो जाएगा और आप एक एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर को स्किप मत करिएगा, 2-4 पेज का है, आप लोग कवर तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी 2-3 नंबर लाने की संभावना बन जाएगी। डॉस है, ओरेकल है, विंडोज है, लिनक्स है, तो इसमें मुख्य रूप से हो जाएगा आपका, और जो यह इस ऑप्शन संबंधित हो जाएगा ओरेकल। हो देखिए भारी जो है सबके लिए भारी है, हल्का छूटना नहीं चाहिए, याद रखिएगा, जो खाल करके जो प्रचलित किताबों में दिया रहता है। डेसिमल में बाइनरी संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी है? डेसिमल में जब हम बाइनरी संख्या का प्रयोग करते हैं, किससे करते हैं? तो हम इसमें करते हैं इनकोडर से। किससे करते हैं? इनकोडर से। 2 संख्या होता है, उसमें 0 और 1 होता है, 2 संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? सुचालक की बात करते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं होती है, सब में सब धातुएं अम्ल है, क्षार है, लवण के जलीय विलयन में विद्युत चालक पदार्थ उत्पन्न करता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी? आघात वर्ध किसे का? जिसे पीटने पर एकदम पूरा पतला पत्थर की तरह बन जाता है, और तन्य जिससे तार बनता है। आघात वर्धनीय धातु सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु है, और विश्व में सर्वाधिक सोना दक्षिण अफ्रीका के बाद यूएसए आप दे सकते हैं। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो मनुष्य रूप से कॉर्डेटा संघ का यह प्राणी है, और यह मुख्य रूप से अगर जल थल वायु तीनों में ये संघ रहते हैं। इसमें नोटोकोड केंद्रीय तंत्रिका, इसमें मुख्य रूप से क्या सब पाया जाता है? तो नोटोकोड पाया जाता है, केंद्रीय तंत्र भी पाया जाता है, उसके बाद ग्रसनी गिल भी पाया जाता है, दरारें भी पाई जाती है, उसके बाद प्रतिपृष्ठ पाया जाता है, पाचन तंत्र, ये सब विकसित होता है। चलिए मिलते हैं अगले अंक में। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हाँ, आपके सहयोग से ही हमारा जो प्रयास हो, हमको भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, अगले टेस्ट में। धन्यवाद।